बायोडाइवर्सिटी पिछली क्लास में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसका मापन कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व क्या है, इसके नुकसान होने पर, इसके ह्रास होने पर क्या दिक्कत होती है, मानव को क्या समस्याएं हो सकती हैं। इस क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, जहाँ पर जैव विविधता है, जैसे कोई विशेष वृक्ष, वनस्पति, कहीं नेचुरल आवास में हैबिटेट, एक शब्द इसमें आता है हैबिटेट, इसके बारे में समझ लीजिए। हैबिटेट, हैबिटेट ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि वास स्थान, किसी वनस्पति का जो प्राकृतिक वास स्थान है उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। किसी जंतु का जो वास स्थान है, नेचुरल वास स्थान है, जैसे गिर का शेर जो होता है वहीं पर सर्वाइव करता है, तो उसका वास स्थान गिर के जंगल है। ऐसे ही कोई भी जो जहाँ पर जो वनस्पति या जीव प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो इस संरक्षण में हम दो तरह की विधियाँ अपनाते हैं। एक तो वनस्पतियों या जंतुओं को वो जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वहाँ संरक्षित कर दें, वहाँ से जो उनको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें उसको हटा दें। या दूसरा, अगर वहाँ पर संभव ना हो तो हम अपने आर्टिफिशियल या जो हम बनाते हैं अलग से उनके लिए संरक्षित क्षेत्र बना करके वहाँ पर संरक्षित कर दें। ये दो विधियाँ होती हैं संरक्षण की। तो इसको एक तो इन सीटू कहते हैं, दूसरे को एक्स सीटू संरक्षण। इसके संरक्षण की जो दो विधियाँ हैं उसमें इन सीटू और एक्स सीटू। जैव विविधता संरक्षण में दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो है इन सीटू और एक्स। ये बार बार पूछा जाता है इन सीटू संरक्षण क्या है, एक्स सीटू संरक्षण क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं स्वस्थाने या स्वगृही संरक्षण, और इसे कहते हैं बहिर्स्थाने, बाह्य स्थाने या बहिर्गृही संरक्षण। हमने जैसा बताया इन सीटू संरक्षण में हम वनस्पति या जीवों को उनके वासस्थान में ही संरक्षित करते हैं। ऐसे जो कुछ संरक्षण जो हमारे 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं उनमें जैसे वन स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है उसमें जो निर्धारित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उनके जो नाम रखे गए हैं, उनमें तो एक तो है राष्ट्रीय पार्क, अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, इसे कहते हैं नेशनल पार्क। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड सेंचुरीज। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडलागार, जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद पवित्र उपवन तथा झीलें, पवित्र उपवन तथा झीलें। और चौथा है
ये चौथा जो है समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुदाय एवं संरक्षण आगार। इसी तरह से बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम जानते हैं कि इसमें हम प्रजातियों को संरक्षित करने की कृत्रिम विधियों को अपनाते हैं, थोड़ा महंगा होता है। तो इसमें जीन बैंक, बीज बैंक, इसके बाद वृक्ष उद्यान, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इसका उपयोग हम करते हैं। एक और होता है निम्न ताप की संरक्षण, निम्न ताप की संरक्षण। तो इस तरह से बाह्य स्थानीय बहिर्गृहीय संरक्षण में इतनी चीज़ें आती हैं, और स्वगृही संरक्षण में ये आते हैं इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आगार, पवित्र उपवनतः झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार, इतनी चीज़ें आती हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में। बहिर्गृहीय या बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण में जीन बैंक, बीज बैंक, वृक्ष उद्यान, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, निम्न ताप की संरक्षण, इतनी चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क इस समय हमारे देश में 105 से अधिक हैं, 150 नहीं, 105 से अधिक नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क हम उन जगहों को 1972 का जो वन्यजीव अधिनियम है उसके अनुसार, वो अधिनियम जो है राज्य सरकारों को ये अनुमति देता है कि वो किसी जैव विविधता वाले क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस पार्क में किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक कि बसने की, पशु चराई, चारा इकट्ठा करना, किसी तरह की अनुमति नहीं होती है। पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होता है। ये विशेष, जैसे नेशनल पार्क्स जो होते हैं जिसमें हाथी के लिए या कुछ विशेष जीव के लिए होते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले समस्त जीवों का संरक्षण किया जाता है। समस्त जीवों का संरक्षण एक निश्चित तरीके से किया जाता है। इसमें जो उनको हानि पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, चाहे वनस्पतियों को हानि पहुंचाने वाले कोई, जैसे हमने बताया कि जो फॉरेन इन्वेजन होता है, जैसे पार्थेनियम घास आई थी, इसने जो है बहुत सारी प्रजातियों को हटा करके हर जगह उगने लगी है। तो इस तरह के कोई अगर निगेटिव चीज़ें वहाँ हो रही हैं तो उसको हटाया जाता है। बसने पर प्रतिबंधित होता है, पर्यटन पर प्रतिबंधित होता है। इस क्षेत्रों में सब मैक्सिमम गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। हालांकि थोड़े बहुत अब प्रारंभ जो है पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा बहुत जो है बाह्य क्षेत्रों में कर दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित ही होता है नेशनल पार्क्स। इसमें किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है और ये पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होते हैं। और इसमें जैसे गैंडा है, हाथी है, शेर है, इनके लिए अलग से नेशनल पार्क्स में इनको संरक्षित कर दिया जाता है। और इसके अलावा समस्त जातियाँ, इसमें समस्त प्रजातियाँ, वनस्पतियों की समस्त प्रजातियाँ भी संरक्षित होती हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये भी राज्य सरकार अपनी अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से ये बनाए जाते हैं। इसमें भी वनस्पतियों का और विभिन्न प्रजातियों का, जहाँ पर ये विविधता होती है वहाँ पर ये नेशनल पार्क से छोटे स्थान होते हैं और यहाँ पर जीव जंतुओं, वनस्पतियों को संरक्षित कर दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जैवमंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1975 में मानव जैव विविधता पर एक कार्यशाला आयोजित हुई थी यूनेस्को की। उसके अनुसार उसमें इसको जो है, इसकी परिभाषा या इसकी संकल्पना आई थी जैवमंडल आगार की, बायोस्फीयर रिजर्व की। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें समस्त तरह की गतिविधियां बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए इसमें अनुसंधान भी होते हैं, पर्यटन भी होता है, इसके अलावा शिक्षा प्रशिक्षण भी होते हैं इसमें।
तो इनका उपयोग सब कार्यों के लिए होता है और संरक्षण का भी कार्य किया जाता है, इसलिए इनको कई जोनों में बांटा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, जैसे मान लिया ये पूरा क्षेत्र हम मान लें एक बायोस्फीयर रिजर्व को, तो ये पूरे क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है इसमें। तो इसमें जो सबसे अंदर वाला क्षेत्र होता है ये इसे कहते हैं क्रोड। एक क्रोड होता है, इसमें केवल निगरानी की जा सकती है, निगरानी की अनुमति होती है, इसलिए कर्मचारी वगैरह जा सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी गतिविधि की इसमें अनुमति नहीं होती है क्रोड में। क्रोड के बाद एक होता है बफर जोन। बफर जोन ये है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व। क्रोड होता है, क्रोड के बाद ये बफर जोन होता है। बफर जोन में एक तो आप पर्यटन की अनुमति होती है, अनुसंधान की अनुमति होती है, शिक्षा प्रशिक्षण की अनुमति होती है, शिक्षा प्रशिक्षण। मानव आवास इसमें नहीं हो सकता है। ये होता है संक्रमण जोन, ये जो बाहर वाला है संक्रमण, ये संक्रमण क्षेत्र होता है। यहाँ पर मानव गतिविधियाँ, मानव आवास कहीं कहीं होते हैं, इसको यूँ कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ हो सकता है, बाकी गतिविधियाँ हो सकती हैं, पर्यटन होता है। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण, कृषि जब मानव गतिविधियाँ हैं तो कृषि तो होगी ही होगी। तो ये बफर जोन होता है, ये जो है संक्रमण जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र। तो बायोस्फीयर रिजर्व को इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बहुत लंबे क्षेत्र में ओपन क्षेत्र होता है, ये संक्रमण क्षेत्र जो होता है ये ओपन क्षेत्र होता है, बहुत लंबे क्षेत्र में फैला होता है। इसमें संरक्षित वन होते हैं, कुछ संरक्षित वृक्ष होते हैं। इसके अलावा मानव गतिविधियाँ होती हैं, पशुचारण होता है, जंगल लकड़ी या इकट्ठा कर सकते हैं। आदिवासियों को, इन क्षेत्रों में आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जहाँ पर घोषित होते हैं वन जीव संरक्षण, यहाँ पर जैव विविधता या विलुप्त होती प्रजातियों की प्रचुरता होनी चाहिए जिसको संरक्षित किया जा सके। ये तटीय, सभी स्थलीय हो सकता है, ये स्थलीय पारितंत्र, तटीय हो सकता है, जलीय हो सकता है, जलीय पारितंत्र। तो इस तरह से कोई भी पारितंत्र या सम्मिलित रूप से हो सकते हैं ये, स्थलीय, जलीय, समुद्री पारितंत्र या सम्मिलित रूप से ये हो सकते हैं। तो इन वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में 12 को अभी लेटेस्ट में 2020 में पन्ना को इसका दर्जा दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का, 2020 में। इस तरह से 12 हो गए हैं वर्तमान में, 12 बायोस्फीयर। अब टोटल हमारे पास, हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इस समय। इसमें मैं नाम लिख देता हूँ सबका, ये बहुत ही बार बार पूछा जाता है चूँकि। अगर हम उत्तर की तरफ से चलें तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। तीसरा आगे बढ़िए तो सिक्किम में कंचनजंगा, ये भी 2018 में इसको दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है कंचनजंगा, सिक्किम। फिर उसके बाद जो है दिहांग दिबांग अरुणाचल में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल। पांचवा नाकरेक असम। छठा डिब्रू सैखोवा मानस असम, डिब्रू सैखोवा
ये है मेघालय। इसके बाद 8वें पे आ जाइए इधर, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। 9वें नंबर पे सिमलीपाल है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाइए, अब एमपी में आ जाइए, तो एमपी में पन्ना। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसे 2020 में शामिल किया गया है। 11 नंबर पे है, यहीं पर है अचानक मार। अमरकंटक में है, ये भी मध्य प्रदेश। पन्ना हो गया, अचानक मार हो गया, एक और है सिमलीपाल, पन्ना, अचानक मार, इसको मिटा देते हैं। पंचमढ़ी है अगला। अगला है पंचमढ़ी। 12 तक हो गया, इसमें 13 है पंचमढ़ी, ये भी मध्य प्रदेश में है। 14 है कच्छ की खाड़ी। गुजरात। 15 है शेषाचलम, आंध्र प्रदेश। चलम, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़िए, 16 में शेषाचलम के बाद तमिलनाडु में आइए, नीलगिरी सबसे पुराना है, नीलगिरी तमिलनाडु। ये 12 नंबर है, एक छूट गया है। ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, 15 है, ये 16। नीलगिरी के बाद अगस्तमलाई तमिलनाडु। 17 है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, यह है तमिलनाडु में, ये समुद्री परितंत्र है तमिलनाडु। उसके बाद 18वां है ग्रेट निकोबार, अंडमान में है। अंडमान निकोबार। इतने जो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये जो संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें कुछ जैसे नंदा देवी धरोहर में शामिल है, विश्व के विश्व धरोहर लिख देते हैं, विश्व धरोहर। नंदा देवी शामिल है। कंचनजंगा ये 2018 में शामिल किया गया है, ठीक, ये भी विश्व धरोहर, विश्व धरोहर लिख देते हैं। इसके बाद है नाकरेक, ये शामिल है विश्व धरोहर। सुंदरबन ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। सिमलीपाल ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। पन्ना सबसे लेटेस्ट से शामिल हुआ 2020 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में। इसके बाद जो है अचानक मार, ये भी विश्व धरोहर में है, विश्व धरोहर स्थल है। फिर पंचमढ़ी ये भी विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर स्थल है।
इसके बाद नीलगिरी, ये बहुत पहले से जान ही रहे हैं। नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी विश्व धरोहर स्थल, मन्नार की खाड़ी विश्व धरोहर स्थल। नीलगिरी, इसको रहने देते हैं। 14 नंबर मन्नार की खाड़ी विश्व धरोहर स्थल है। और ग्रेट निकोबार, ये भी विश्व धरोहर स्थल है। लगभग सब हो गए हैं। नीलगिरी हो गई है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक छूट रहा। तो एक में ये है कंचनजंगा, नीलगिरी, और पंचमढ़ी, एक पंचमढ़ी शायद छूट रहा है। हाँ, ये भी तो लिखा गया है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार खाड़ी, नाकरेक, सिमलीपाल, ये भी लिखा हुआ है। सिमलीपाल है, अचानक मार, अमरकंटक, ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, एक छूटा हुआ अगस्तमलाई, ये है, ये विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को के शामिल में इतने हैं, कौन कौन से? एक तो नंदा देवी, कंचनजंगा, नाकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, पन्ना, अचानक मार, पंचमढ़ी, नीलगिरी, अगस्तमलाई, मन्नार और ग्रेट निकोबार, इतने जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। स्पष्ट हो गया होगा। इसको संरक्षित करने का हमने बताया कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि मानव गतिविधियों की वजह से लगातार इसमें कटाई होती जा रही है। जो प्राकृतिक स्थल हैं, आवास हैं जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के, वो सिकुड़ते जा रहे हैं। और अगर हम समय पर इसको संरक्षित नहीं करते हैं अपने जो गतिविधियों के द्वारा या अपने अधिनियम के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, तो जो जीव जंतु हैं उनकी अस्तित्व के साथ ही मानव अस्तित्व भी संकट में आ सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।